हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जिन प्रश्नों को लिया है वह किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और जो प्रश्न मैं आपको कराऊंगा उसको आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इतनी गारंटी है कि जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उसमें से आप देखेंगे तो जो है कि आपके 3 से 4 प्रश्न इसी वीडियो से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपका यह 15 से 20 मिनट की वीडियो जो है वह आपकी जो है कि किस्मत को बदल सकती है। तो इसलिए आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि जो दृश्य स्पेक्ट्रम है उसके तरंग दैर्घ्य की अगर हम सीमा के बारे में बात करें तो कितना आपका होता है, तो वह आपका जो होता है वह होता है कि 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम तक। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रम तक जो है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा होती है। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। तो देखिए, अगर हम बात करें जो सौर विकिरण है वह किस परास में दिखता है, तो वह आपका जो दिखता है वह 400 से लेकर के 700 नैनो जो है एनएम के परास में दिखता है। तो इसको याद रखिएगा, नैनोमीटर होता है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, यह सब प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न है। बीपीएससी द्वारा यह प्रश्नों को पूछा गया है, तो इसलिए आप अच्छे से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है कि 2 कैंडेला का एक समदिक स्रोत जिसका प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह क्या है। तो देखिए, जो 2 कैंडेला का एक समदिक स्रोत जिसका प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह कितना होता है, तो वह 8 पाई ल्यूमेन के बराबर होता है। तो इसको याद रखेंगे, कितना होता है, 8 पाई ल्यूमेन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न आपका है वह है कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। तो देखिए, यह प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके बीपीएससी में आया था। बीपीएससी टीआरई 2 का जो पेपर हुआ था उसमें यह प्रश्न आया था कि जो आर्द्रता मापी जाती है वह किससे मापा जाता है, तो वह आपका मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। जी हाँ दोस्तों, बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं कि हाइड्रोजन समझ के हाइड्रोमीटर मार देते हैं कि आर्द्रता में जो है कि नमी होती है, जल होता है। तो लेकिन इसमें जो है सही आंसर है वह है हाइग्रोमीटर। जी हाँ दोस्तों, हाइग्रोमीटर से जो है कि वायुमंडल में हम सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करते हैं। तो इसको याद रखिएगा। और हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं, तो जो हाइड्रोमीटर होता है उसके जल के घनत्व को नापा जाता है। तो याद रखेंगे, हाइड्रोमीटर से जल के घनत्व को नापते हैं, वहीं पर हाइग्रोमीटर से जो वायुमंडल में नमी है उसको नापा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला है कि दाब की इकाई क्या है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह आपसे पूछा जाता है कि जो दाब है उसकी इकाई क्या होती है। तो दाब की इकाई आपकी होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। जी हाँ दोस्तों, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दाब की इकाई होती है। तो इसको याद रखिएगा। और जो है कि किसी इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को जो है कि दाब कहा जाता है। तो इसको तो आप जानते होंगे दोस्तों। सबसे पहले हमने जो है कि शुरू में ही फिजिक्स के प्रश्नों को सॉल्व लिया है, उसके बाद हमने केमिस्ट्री के प्रश्नों को लिया है, और लास्ट में जो है कि हमने बायोलॉजी के प्रश्नों को लिया है। तो साइंस में जितने भी आपके जो है फिजिक्स हो गया, चाहे केमिस्ट्री हो गया, चाहे बायोलॉजी हो गया, तीनों पोर्शन को हमने कवर किया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इसका अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमको टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर लीजिए। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करके हमको टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी रहती है तो वहाँ पर शेयर कर दिया जाता है। और साथ ही में वीडियो कब आएगी, किस टॉपिक पर आएगी, यह सब भी आपका टेलीग्राम पर बता दिया जाता है। तो इसको आप लोग ज़रूर फॉलो करिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि यह आपका हो ही गया दाब की, यहाँ पर है दाब का मात्रक क्या है। तो दाब का मात्रक की अगर हम बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, तो दाब का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। जी हाँ दोस्तों, दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। जबकि इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई जो है वह आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है।
तो देखिए अदिश राशि के बारे में अगर हम बात करें तो अदिश राशि आपकी क्या है, बल आपका सदिश राशि है, वहीं पर वेग भी है सदिश, त्वरण भी सदिश है, लेकिन जो दाब है यह आपका अदिश राशि है। तो इसको आप याद रखिएगा, जो दाब होता है वह आपका अदिश राशि होता है। चलिए हम आपको कुछ सदिश राशियां बता देते हैं। सदिश राशियों में आपका बल होता है, वेग होता है, विस्थापन हो गया, उसके बाद त्वरण हो गया, संवेग हो गया, तो यह सब आपके सदिश राशि हैं। और अगर हम अदिश राशियों के बारे में बात करें तो आपका जैसे आयतन हो गया, दाब हो गया, चाल हो गई, दूरी हो गई, तो यह सब अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो देखिए अभी जो है कि हमने एक्सप्लेन किया कि कौन सी सदिश राशियां नहीं होती हैं। तो जो आपका गति है वह एक अदिश राशि होती है, क्योंकि सदिश राशियां वे होती हैं जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होती है। बाकी जिसमें दिशा या परिणाम कोई एक नहीं रहता है तो वह अदिश राशियां होती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन उसका बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा। तो देखिए जैसे पृथ्वी जो घूम रही है इसकी अगर गति को बढ़ा दिया जाए, जैसे गोल में घूमती है, घूर्णन गति करती है, उसकी घूर्णन गति को बढ़ा दिया जाए, तो उसकी परिक्रमण गति को ना बढ़ाया जाए, उसकी घूर्णन गति को बढ़ाया जाए, तो क्या प्रभाव भूमध्य रेखा पर पड़ेगा। तो देखिए भूमध्य रेखा पर जो प्रभाव पड़ेगा वह क्या होगा, तो वह पिंड का जो वजन है वह घट जाएगा। तो यह याद रखिएगा, पिंड का जो वजन है वह घट जाएगा। तो ये बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, प्रतिबल का, बल का, विकृत का कि दाब का। तो देखिए अगर आपसे यह पूछा जाए कि इनमें से किस राशि का मात्रक नहीं है, तो जो आपका यह विकृत होती है इसका कोई मात्रक नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, विकृत जो होती है इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। बाकी आपका प्रतिबल का भी होता है, बल का भी होता है, दाब का भी होता है। तो इसलिए सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से आपका जो है वह आपका जो आपका केमिस्ट्री है उससे प्रश्न आ गए, तो इसको आप याद रखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें कौन से प्रश्न आपके दिए गए हैं। तो देखिए अगर हम बात करें तो आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित धनात्मक रूप से अवशोषित करता है। तो देखिए अगर हम बात करें जो रेडियोधर्मी तत्व जो है कि उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित करता है, तो वह क्या है आपका। तो वह जो आंसर आपका हो जाएगा, जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा अल्फा विकिरण। जी हाँ दोस्तों, अल्फा जो है, अल्फा किरण जो है वह रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित करता है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। तो एक तत्व के जो समस्थानिक होते हैं उसमें क्या अलग अलग होता है। तो देखिए जो समस्थानिक होते हैं उसमें परमाणु क्रमांक आपका समान रहता है, लेकिन परमाणु भार जो है वह अलग अलग रहता है। तो द्रव्यमान संख्या अलग रहती है। वहीं पर अगर हम बात करें संभारिक के बारे में, तो जो संभारिक रहते हैं उनके द्रव्यमान संख्या समान रहती है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न रहता है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका क्या है कि नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है। तो जो नाभिकीय विखंडन होता है यह किसके संघात के कारण होता है, प्रोटॉनों के, कि इलेक्ट्रॉनों के, कि न्यूट्रॉनों के। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी है, सी वाला हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो नाभिकीय विखंडन होता है यह आपका न्यूट्रॉनों के संघात के कारण होता है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न जो है वह है कि फैराडे स्थिरांक क्या है। तो फैराडे स्थिरांक के बारे में बात करें तो जो फैराडे स्थिरांक होता है वह आपका सार्वभौमिक स्थिरांक होता है। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फैराडे स्थिरांक जो है वह सार्वभौमिक स्थिरांक रहता है। तो इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
अगर हम अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो अगला प्रश्न जो है वह है निम्न में से किसका पीएच 7 होता है। तो शुद्ध पानी का 7 होता है कि उदासीन विलयन का 7 होता है, क्षारीय विलयन का 7 होता है कि अम्लीय विलयन का 7 होता है। तो देखिए अगर हम बात करें किसका पीएच मान 7 होता है तो जो उदासीन विलयन होते हैं उनका जो है कि पीएच मान 7 होता है। जी हाँ दोस्तों, जो आपका उदासीन विलयन होता है उसका भी पीएच मान 7 होता है। वहीं पर अगर आप शुद्ध पानी ले लेंगे तो उसका भी आपका पीएच मान 7 हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। बाकी जो है कि जो अम्लीय होते हैं उनका पीएच मान 7 से कम होता है, जो क्षारीय होते हैं उनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो इसलिए यहाँ पर डी वाला ऑप्शन लगा सकते हैं कि उपयुक्त में से एक से अधिक दिया है, तो यह आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विलयन में पीएच का मान 7 से अधिक होता है। तो देखिए अभी हमने आपको बताया कि जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वह कैसा विलयन होता है, तो वह आपका क्षारीय विलयन होता है। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों यह सब आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। बीपीएससी जो प्रीलिम्स का पेपर होता है उसमें यह सब प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसलिए हम आपको करवा दे रहे हैं क्योंकि बीपीएससी ही जो है कि आपका पेपर लेगा और ऐसे ही टाइप के आपके प्रश्न बनेंगे। क्योंकि हमने टीआरई 1 और टीआरई 2 में मिलाया था तो बहुत से प्रश्न आपके जो प्रीवियस ईयर बीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर हुआ है उससे प्रश्न मिले थे, तो इसलिए हम इसको करवा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पानी का पीएच मान कितना है। तो देखिए अगर हम पानी के पीएच मान की बात करें तो इसका जो है कि 7 माना जाता है कि पानी का जो पीएच मान है वह लगभग 7 होता है। तो इसको याद रखिएगा, शुद्ध जल का जो है कि पीएच मान 7 होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है। तो देखिए अगर हम बात करें किसका गलनांक सबसे उच्च होता है तो वह है बोरान। जी हाँ दोस्तों, बोरान का जो गलनांक है वह बहुत ही ज़्यादा उच्च होता है। तो इसको याद रखिएगा, बोरान का जो गलनांक है वह कितना केल्विन होता है, तो यह लगभग 2400 जो है कि 53 केल्विन के बराबर होता है। तो इतना ज़्यादा जो है कि इसका गलनांक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न है कि नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए जो नीलम रूबी है इसका जो रासायनिक सूत्र है वह क्या है, तो वह है Al2O3। जी हाँ दोस्तों, वह होता है Al2O3। इसको याद रखिएगा, यही नीलम का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो अगला प्रश्न है कि एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता क्या होगी। तो यह जो पूछा गया है कि जैसे कोई पीएच है किसी का 3 से 6 हो जाता है तो उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी, तो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वह 1000 गुना कम हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 1000 गुना हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो जाएगी। तो इसको याद रखेंगे। फिलहाल इसको सॉल्व करना पड़ता है। पीएच बराबर होता है pH2 माइनस pH1, इस तरह से घटा करके फिर pH2 अपॉन pH1 करके वहाँ पर जो है कि लॉग लेकर के सॉल्व करते हैं। चलिए इसको किसी अलग वीडियो में सॉल्व करा देंगे। फिलहाल इसको इस तरह से आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ से जो है कि आपका बायोलॉजी का प्रश्न स्टार्ट हो गया। तो बायोलॉजी के प्रश्नों को चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए और जो प्रश्न आपको लग रहा है कि यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है उसको कॉपी में भी नोट करते चलिए, जिससे कि आप अच्छे से तैयारी कर सकें और इस बार जो है कि बीपीएससी टीआरई 3 निकाल सकें। चलिए अगला प्रश्न है कि लौंग पौधे के निम्नलिखित भाग में से किस भाग से प्राप्त होते हैं। तो देखिए जो लौंग होता है यह किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो यह जो प्राप्त किया जाता है वह शुष्क पुष्प कली से। जी हाँ दोस्तों, पौधे की जो कली होती है उसी को सुखा करके लौंग प्राप्त किया जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि। तो जो अदरक है यह तना है जड़ नहीं है, क्यों नहीं है, तो वह इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें नोड और इंटोड नहीं होता है, इंटर नोड होते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है, नोड और इंटर नोड होते हैं, इसलिए अदरक को तना माना जाता है, जड़ नहीं माना जाता। अगला प्रश्न है कि परागण की सुपरिभाषा क्या है।
तो परागण की सुपरिभाषा क्या होती है? तो परागण की जो सुपरिभाषा होती है वह यहाँ पर देखिए, यह पराग है। तो परागण की सुपरिभाषा है कि पराग कण का पराग केशर के क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की जो क्रिया है उसी को जो है कि हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। तो इसमें जो होता है क्या कि जो परागण होता है वह पुष्प के पराग केसर से पराग कण स्थानांतरित होकर पुष्प का जो स्त्री केसर या क्लोम छिद्र तक पहुंच जाता है। तो इस क्रिया को हम लोग परागण बोल देते हैं, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि पादप कली है। जी हाँ दोस्तों, यह आपका पूछा गया है कि जो पादप कली है यह क्या है। तो अगर हम पादप कली के बारे में बात करें तो यह एक भ्रूणीय टहनी है। जी हाँ दोस्तों, जो पादप कली होती है वह एक भ्रूणीय टहनी होती है। तो इसको आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला है कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं। तो वे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको जो है कि क्या हम लोग बोलेंगे, तो उनको इसको जरूर याद रखिएगा, उसको हम लोग हेलोफाइटा बोलते हैं। तो यह प्रश्न देखिए दोस्तों बहुत बार आपका रिपीट हुआ है। हेलोफाइटा को हिंदी में जो है कि हम लोग मृदोद्भिद बोलते हैं। तो यह याद रखिएगा, यह प्रश्न आपका जो है कि एग्जाम में पूछा जाएगा और प्रीवियस ईयर में भी आपका पूछा गया प्रश्न है। तो हेलोफाइटा किसको बोलते हैं या हाइड्रोफाइटा किसको बोलते हैं, जीरोफाइटा कौन से पौधे होते हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा। और अगर आपको कहीं नहीं मिला या लिखा हुआ तो आप कमेंट करिएगा, तो हम इस पर प्रॉपर वीडियो बना देंगे कि किसको हेलोफाइटा बोलेंगे, किसको जो है कि जीरोफाइटा बोलेंगे। तो आपको वह वीडियो मिल जाएगी, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है कि लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं। तो जो लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे होते हैं उनको क्या कहते हैं, कि उनको कहते हैं लवण मृदोद्भिद। जी हाँ दोस्तों, लवण मृदोद्भिद उसको कहते हैं। यही प्रश्न आपका एग्जाम में भी आया था बीपीएससी के, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि यह प्रश्न दिया गया है कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है। तो जो ईईजी होता है ये किसके लिए निगरानी के लिए उपयोग होता है। तो जो ईईजी है वह मस्तिष्क की निगरानी के लिए उपयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, मस्तिष्क के निगरानी के लिए उपयोग होता है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण क्या है। तो देखिए, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में जो उपयोग किया जाने वाला विकिरण है वह क्या आपका है, तो वह आपका है इंफ्रारेड। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है कि इंफ्रारेड द्वारा जो है कि मांसपेशियों के दर्द के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। लोगों को जो है कि जैसे पैर में दर्द है तो वहाँ से इंफ्रारेड जो है किरणें गुजारते हैं तो उनको आराम मिलता है। अगला देखते हैं। अगला आपका है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण है। तो जो जीव हैं उनमें अधिक विविधता पाई जाती है, तो इसका कारण क्या है। तो इसका कारण जो है उत्परिवर्तन है। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्परिवर्तन के कारण ही है वह जीवों में जो है कि ज़्यादातर विविधता पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और आज का यह लास्ट प्रश्न है। यह आपका है कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो देखिए, मेंडल का जो आनुवंशिकता का सिद्धांत है यह आपका आधारित है लैंगिक जनन पर। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है वह लैंगिक जनन पर आधारित है, तो इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज के यह साइंस के 30 प्रश्न थे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, बहुत से लोग यह भी कमेंट करते हैं कि सर 100 प्रश्न का वीडियो लाइए, 150 प्रश्न कराइए, 200 प्रश्न कराइए। देखिए दोस्तों, हम जो है कि अपनी वीडियो में सिर्फ जो है कि जो इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं उनको ही शामिल करते हैं, आलतू फालतू कोई भी क्वेश्चन शामिल नहीं करते हैं। तो आपको 100 क्वेश्चन कराने से क्या फ़ायदा जो कि उसमें से कोई पूछा ही नहीं जाएगा। तो इसलिए हम ऐसे प्रश्न कराते हैं, सिर्फ 30 ही कराते हैं, लेकिन उनमें से भी ऐसे कराते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या जिनसे प्रश्न बन सकता है उन प्रश्नों को कराते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छी तैयारी हो सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो हमको टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।